हेलो हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो ये मेरा पहला क्लास है, क्लास 9 चैप्टर 1 केमिस्ट्री का। ये आप देख सकते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। आई होप आप लोग अच्छे हैं। हम अभी चालू करेंगे पढ़ना। ये पीपीटी आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा पढ़ाने के बाद। अभी आप फोकस कीजिए यहाँ स्क्रीन पे। तो मैं चालू कर रहा हूँ। पहले हम जानेंगे केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री क्यों चाहिए, क्या काम है केमिस्ट्री का। ये सब हम पहले जानेंगे। केमिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्या है। एक्चुअली हमको ये जानना इसलिए ज़रूरी है, सीबीएसई ने हमको इसलिए दिया है ये चैप्टर क्योंकि हमारा जो केमिस्ट्री आगे का है, 10th का है, वो बहुत इससे बहुत एडवांस है। सो हम हमारे इसको सॉल्व करने के लिए बेसिक्स क्लियर रहना चाहिए, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। यही सब है। चलिए मैं चालू करता हूँ फिर। इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। इट इज फंडामेंटल साइंस। वेट, जस्ट वेट। ठीक है। केमिस्ट्री हम दोबारा पढ़ते हैं। Chemistry is a study of composition, structures, property, behavior of matter, and its fundamental science that underpins our understanding of world around us, from the smallest atom to the largest galaxies. So ये जो है हमारा केमिस्ट्री जो है वो मोस्टली कंपोजिशन, स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर्टी, बिहेवियर ऑफ मैटर पे डिपेंड करता है। जैसे हमारा पहला चैप्टर क्या है, मैटर इन आर सराउंडिंग। तो ये हमारे हमारे सराउंडिंग में क्या क्या मैटर है, उसके बिहेवियर्स क्या क्या है, उन सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। जस्ट सिंपल है, इतना कुछ हार्ड चैप्टर नहीं है। ये हो जाएगा आधे एक घंटे में चैप्टर। ये एक बेसिक आपका आइडिया मिल जाएगा वो चैप्टर के बारे में। उसके बाद मैं और लॉन्ग वीडियोस डालना चालू करूँगा। आप अभी देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। ये इसमें उतना कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं, तभी आप देख सकते हैं इसको। ये थोड़ा आप तो लिख सकते हो, आप याद रखना है। अगर कोई आता जाता आपको कोई पूछ दे कि केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री, तो आप बता सके केमिस्ट्री इज स्टडी ऑफ कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टी। उससे पहले हम एक चीज क्लियर कर लेते हैं, व्हाट इज मैटर। मैं लिख देता हूँ। व्हाट इज मैटर। ठीक है, हम इससे पहले चीज क्लियर होना चाहिए, मैटर क्या है। हमें क्लियर होना चाहिए मैटर क्या है। सो रुकिए, वेट, टेस्ट वेट। चलिए, हाँ। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज मास एंड हैव वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। वो चीज जिसके पास अपनी मास है और एक स्पेस लेता है, मतलब एक मास है उसका और एक स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका एक वॉल्यूम होता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ साइंस बुक की, एनसीईआरटी साइंस बुक की, तो एक मैटर है। अगर मैं बात करूँ मैं अपने पेन की, तो वो एक मैटर है। सो मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। मैटर तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। पहला है अब हमारा स्टेट ऑफ मैटर। पहला हमारा स्टेट ऑफ मैटर। वर्ड हमने अभी तक बेसिक हमने पढ़ा है कि वहाँ हमारे साइंस बुक में हमने पढ़ा है कि वहाँ पे बस 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन अब 9th में अगर आपका पुराना बुक होगा तो उसमें आपको देखने मिलेगा बोथ आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा। और अगर आप और आगे पढ़ेंगे, अगर आपको साइंस लेकर पढ़ने आगे,
तो देयर आर 22 स्टेट्स ऑफ मैटर। ओके, जस्ट वेट। तो उसमें तो उसमें आपका, अगर आप आगे साइंस लेकर पढ़ते हैं, उसमें 22 स्टेट्स ऑफ मैटर रहते हैं। ये हमें बेसिकली पढ़ाया गया है, ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको बस जानने के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए मैं दे दिया। तो इन्फॉर्मेशन होना चाहिए इसके बारे में। तो हम चालू करते हैं अपना टॉपिक पे। स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर का एग्जिस्ट इन मेनली 3 स्टेट्स। हमको ये बचपन इसलिए पढ़ाया गया है कि मैटर मेनली 3 स्टेट में रहता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। Each state has distinct properties and behavior that are important to understand. इसका मतलब ये है, अगर आप एक सॉलिड को लेंगे, सॉलिड जैसे कि मैं एक बात करूँ, आपने कॉफी को लिया, वो सॉलिड है, और आप पानी को लें और एक ऑक्सीजन गैस को लें, तो उसमें से अब आप अपनी एक चीज नोटिस करेंगे, जो सॉलिड है वो लिक्विड से ज़्यादा मजबूत होगा। मजबूत मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि वो ज़्यादा स्ट्रांग होगा, और गैस उससे भी मतलब कम मजबूत होगा। हम इससे बोल सकते हैं कि उनके जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, बाइंडिंग करने की क्षमता है, वो सॉलिड में ज़्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है, गैस में सबसे कम होती है। हम ये बोल सकते हैं। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो एक सॉलिड है, उसके एटम्स जो हैं, उसके जो एटम्स है वो टाइटली बॉन्ड है, लिक्विड के कम टाइटली बॉन्ड है, और गैस का सबसे है। तो ये एक मैटर का बिहेवियर था। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा, मैं भी बता दे रहा हूँ आपको। इम्पोर्टेंट जो होगा, आप इसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर में बहुत क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स वगैरह में। उसके बाद है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, the arrangement and movement of atoms molecule within a substance determines its states of matter। मतलब जो एटम्स हैं वो उसके जो मूवमेंट होंगे वो आपके सब्सटेंस डिटरमाइन करेंगे। अब आप समझ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक सॉलिड का, वो एक फिक्स्ड शेप में रहता है, मतलब उसके जो एटम्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड रहते हैं और वो मूव नहीं करते हैं, तो उसका जो शेप है वो फिक्स्ड है, ठीक है। और अगर मैं एक लिक्विड लूँ, उसका शेप फिक्स्ड नहीं है और उतना टाइटली बॉन्डेड भी नहीं है। उसकी जगह अगर मैं एक गैस लूँ तो उससे भी लूज है। चलिए इसको पढ़ते हैं हम लोग, इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है। द arrangement and movement of atoms molecule within a substance determine its state of matter। solid have fixed shape and volume। मैंने आपको बताया सॉलिड का जो होता है वो फिक्स्ड शेप रहता है और एक फिक्स्ड वॉल्यूम रहता है। लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। मैंने बताया इसका फिक्स्ड शेप नहीं है लेकिन उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। एंड गैसेस हैव नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर वॉल्यूम। मतलब मैंने बताया गैस का ना कोई शेप फिक्स्ड शेप होता है ना कोई वॉल्यूम होता है, मैंने बताया था। अब इस देखते कुछ हाईलाइट करने के लिए है नहीं है, देखते हैं कुछ अगर होता है हाईलाइट करने के लिए। ये लास्ट वन आपको हाईलाइट कर लेना है बस, ये लास्ट वन इम्पोर्टेंट है, लास्ट वन इम्पोर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना है, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में पूछ सकता है। आपको पता चला ऐसा एक क्वेश्चन पूछ दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव फिक्स्ड शेप, आपको लिखना पड़ेगा सॉलिड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव फिक्स्ड शेप बट which of the following has fixed shape, no fixed shape but fixed volume, which of the following have neither fixed shape nor volume। सब क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको बताना चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये बेसिक चीज़ आपको अपने बचपन में पढ़े होंगे। ये सब चीज़ ये बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़ है। मैं क्वेश्चन दोबारा लिख देता हूँ पूछा था आपसे, व्हाट इज मैटर।
बट इसमें आपने जो पूछा था आपको ये क्वेश्चन, या पता नहीं चाहिए कोई क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं दूसरी तरफ, मेजरिंग प्रॉपर्टीज। Properties of matter such as mass, volume, density and temperature can be measured using various scientific instrument and technique and laboratory setting। इसका मतलब ये है कि आपका जो किसी चीज़ का वॉल्यूम है, मास, वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, उसको मेज़र करने के लिए आप जैसे कि अपना वेट मेज़र करने के लिए वेटिंग मशीन का यूज़ करते हैं, आप किसी चीज़ का वॉल्यूम मेज़र करने के लिए आप सेंटीमीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब का एक वो यूज़ करते हैं साइन, और डेंसिटी मेजर करने के लिए आप सेम चीज़ का यूज़ करते हैं केजी पर मीटर स्क्वायर, वो सब की यूज़ करते हैं। उसी तरह टेम्परेचर यूज़ करने के लिए हम डिग्री फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं। तो वो सब को मेजर करने के लिए एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और एक टेक्निक होता है लैबोरेटरी में, वही है बस मेजरिंग प्रॉपर्टीज। चलो पढ़ते हैं इसको, क्या है देख लेते हैं। Properties of matter such as mass, volume, density and temperature can be determined using various scientific instrument and technique in a laboratory setting। ठीक है, ये है। आप देखते कुछ हाईलाइट करने के लिए है कि नहीं, देख लेते हैं पहले। इसमें हाईलाइट करने के लिए तो कुछ नहीं दिख रहा मेरे को। ये आपको समझाने के लिए सब दिया था एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल ये दिया था। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये आपके एटम्स है, ये जो पार्ट देख रहे हैं ये एक एटम्स है। ठीक है, ये जो एटम्स है ये एक बॉन्डेड है, ये बॉन्ड बना रहे हैं। उसी के कारण या तो सॉलिड होता है, या तो लिक्विड होता है, या तो गैस होता है। ये जो बॉन्ड्स होते हैं सॉलिड में बहुत टाइट होते हैं, सेम चीज जो सॉलिड में जो बॉन्ड्स होते हैं इसमें बहुत टाइट होते हैं सेम चीज में। लिक्विड से थोड़ा यूज होता है, गैस में सबसे यूज होता है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं, क्या है इस नेक्स्ट स्लाइड पे नोट कर लीजिए, पढ़ना है तो। नेक्स्ट है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास में सबसे मेजर टॉपिक है ये, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। अब हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा फिजिकल चेंजेस क्या होते हैं। फिजिकल चेंजेस का मतलब वो होता है ऐसा चेंजेस जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन, न्यू केमिकल कॉम्पोजिशन या न्यू कोई प्रोडक्ट फॉर्म ना हो। जैसे कि अगर मैं एक पिलर लूँ, उसको मैं प्रेशर अप्लाई करूँ, उसका शेप चेंज होगा, लेकिन उसका कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा उससे, तो केमिकल चेंज नहीं है। लेकिन अगर मैं केमिकल चेंज की बात करूँ तो वो उसका वो जो है उसमें एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। जैसे एक पेपर को बंद करूँ तो उसमें तो फिर वो ऐश देगा, तो एक न्यू सब्सटेंस है। और एक और चीज़ है जो फिजिकल चेंज है वो रिवर्सेबल है, मतलब कि एक बार करने के बाद दोबारा हो, मतलब अपने ओरिजिनल स्टेट पे वापस आ सकता है। लेकिन जो केमिकल चेंज होता है वो एक बार अगर हो जाए तो फिर वो दोबारा अपने ओरिजिनल स्टेट पे वापस नहीं आ सकता। ये इसमें मेजर डिफरेंस है। तो ये पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। फिजिकल चेंजेस इंप्लॉय एक्सट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस फिजिकल प्रॉपर्टी विदाउट चेंजिंग इट केमिकल कॉम्पोजिशन, जो बताया मैंने आपको। एग्जाम्पल इंक्लूडिंग मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग एंड टीयरिंग पेपर। ठीक है, what are chemical changes? Chemical changes are result of formation of new substance with different chemical properties. Example including burning wood, rusting iron and cooking an egg। ये सब है। ये देखते हैं, हाईलाइट करके देखते हैं। चलिए हाईलाइट करने में कुछ है कि ना, ये थोड़ा बहुत दिख रहा है। ये देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको लिखना ही पड़ेगा एग्जाम में, तो याद भी करना पड़ेगा। याद करना मतलब कि आपको खुद से ही समझ में आना चाहिए, खुद से लिख लेंगे। आइडेंटिफाइंग चेंजेस सॉरी फिजिकल चेंज टिपिकली रिवर्सेबल, मैंने बताया था आपको। फिजिकल चेंज टिपिकली रिवर्सेबल, बाई केमिकल चेंज आर usually irreversible। physical change not product new product, substance new substance, while chemical change create new substance। ये डिफरेंस हो गया, देख लीजिए। ये पहला पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा पॉइंट। अब रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स देख लेते हैं। फिजिकल चेंज आर कॉमन इन डेली लाइफ लाइक इवेपोरेशन ऑफ वाटर, dissolving of sugar in tea। Chemical changes are also prevalent such as digestion of food or combustion of fluids। ये तो समझ में आ ही गया होगा, इसमें समझाने लायक कुछ है नहीं।
एग्जाम्पल पूरा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए सब एग्जाम्पल पता होना चाहिए। ये अच्छा एग्जाम्पल है, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट में बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट उस पर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एलिमेंट्स, आपको एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर के बीच डिफरेंस पता होना चाहिए। एलिमेंट्स का मतलब होता है फंडामेंटल चीज जिससे मैटर बनता है, और कंपाउंड्स का मतलब होता है जब टू और मोर एलिमेंट्स एक साथ ज्वाइन कंबाइन करते हैं, ज्वाइन कंबाइन करते हैं, उसको कंपाउंड्स बोलते हैं। और मिक्सचर्स का मतलब क्या होता है, जब कोई भी दो चीज या वस्तु एक साथ मिक्स होती है, उसको मिक्सचर्स बोलते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई डस्ट पार्टिकल भी हो सकता है, वो चॉक पाउडर कुछ भी हो सकता है। हमको ये एलिमेंट्स, ये जो हमारा एलिमेंट है, एलिमेंट और मिक्सचर का मेजर डिफरेंस ये है आपका कि एलिमेंट जो होता है वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहता है और ये कोई फिक्स्ड प्रोपोर्शन में नहीं रहता। ये केमिकली बॉन्डेड होता है, ये केमिकली बॉन्डेड नहीं होता। ये दोनों केमिकली बॉन्डेड होते हैं, केमिकली बॉन्डेड होते हैं, ठीक है। लेकिन ये मिक्सचर केमिकली बॉन्डेड नहीं होता, ये दोनों फिक्स्ड प्रोपोर्शन में रहते हैं, फिक्स्ड प्रोपोर्शन, फिक्स्ड प्रोपोर्शन ये नहीं रहता। चलिए पढ़ते हैं। एलिमेंट्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ऑफ ब्लॉक्स ऑफ मैटर। इंपॉर्टेंट है, कंसिडरिंग अ सिंगल टाइप ऑफ एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल टाइप के एटम से बने होते हैं। ओके, वो चेक कर रहा था। एलिमेंट्स तो हो गया, एलिमेंट्स हो गया। अब कंपाउंड्स देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ फॉर्मेट टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स आर टू और मोर are formed when two or more different elements chemically combine. They have unique property that differ from their original elements. जैसे कि अगर मैं लूँ NaCl मतलब आपका NaCl मतलब क्या हो गया, N यहाँ पे अगर मैं लिखूँ NaCl, ठीक है। NaCl जो है हम यहाँ नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं सॉल्ट, इडेबल सॉल्ट या सी सॉल्ट जो नॉर्मली निकलता है NaCl। इसमें दो एलिमेंट्स हैं, Na और Cl। अगर आपने एक चीज नोटिस किया होगा, Na जो होता है बहुत रिएक्टिव होता है Na, और वो कौन सा फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। और Cl मतलब क्लोरीन कौन सा फॉर्म में होता है, तो एक काइंड का गैस है, हाँ कि ना, काइंड का गैस है। लेकिन वो क्या होता है, क्लोरीन वो लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, क्लोरीन लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, गैस फॉर्म में भी रहता है। HCl में रहता है ना, HCl में रहता है ना क्लोरीन लिक्विड फॉर्म में, तो वहीं से हमको ये मिला है HCl। रिएक्शन से HCl प्लस Na विच गिव्स NaCl प्लस H2, उससे हमको NaCl मिला। मतलब कि हम ये बोल सकते हैं जो Cl है वो गैस में भी रहता है और लिक्विड में भी रहता है, लेकिन इन दोनों का प्रॉपर्टी अलग अलग है, अलग अलग प्रॉपर्टी है। जब ये कंबाइन हो गए, जब ये दोनों कंबाइन हो गए और एक कंपाउंड बना लिया NaCl, कंबाइन होके इन्होंने NaCl बना लिया, तो आप इसका NaCl का एक भी प्रॉपर्टी इससे मैच नहीं कर रहा NaCl। ना अब ये रिएक्टिव रहा, ना अब ये लिक्विड में है, ये तो सॉलिड प्रेसिपिटेट बन गया एक। हेंस वी कैन से कि कंपाउंड्स जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट से बनते हैं, लेकिन केमिकली कंबाइंड नहीं बोल सकते हैं इससे। चलिए देखते कुछ हाईलाइट करने का है कि नहीं, तो पूरा हाईलाइट ही करना है इसमें। ये
ये अच्छा एग्जांपल है। ओके, थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ये देखिए, कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइनली कंबाइन देयर यूनिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉयड। ये इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस और इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस। ये एलिमेंट कंपाउंड में डिफरेंस, एलिमेंट मिक्सचर्स में डिफरेंट और कंपाउंड मिक्सचर्स में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कोई एग्जाम में, पूछा जाने का बहुत चांसेस है, बहुत बहुत चांसेस है कि कोई एग्जाम में पूछा जाएगा। ये देखते हैं, मिक्सचर्स देखते हैं। अब मिक्सचर्स क्या होता है, मैंने बताया था जब फिजिकली कोई भी दो सब्सटेंस कंबाइन होते हैं तो मिक्सचर्स बोलते हैं। वही चीज़ आप बचपन में पढ़ा होगा इसको। मिक्सचर्स दो टाइप के होते हैं, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। अब हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, अब हम ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। हम जब आगे की हम, अगर आपको अच्छे लगते क्लास तो आप इसको लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी का चैनल है। अब लाइक मैं इसमें एम रखता हूँ 10 लाइक का और 100 व्यूज़ का मैं एम रखता हूँ। अब अगर इसमें 100 व्यूज़ आते हैं तो फिर मैं आगे और इसका स्टेप पढ़ाऊँगा, इसको और अच्छे डीपली जाऊँगा, फिर हम इसको एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर हमको इसको हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ हाईलाइट करने के लिए है कि नहीं है। ये पूरा लिख लीजिए, अगर नोट्स बना रहे हैं आप यहाँ पे बैठ के, ये पूरा लिख लीजिए। आपके शॉर्ट नोट्स टाइप का हो जाएगा, आपका बेसिक ऊपर ऊपर से बता दे रहा हूँ मैं आपको, और मैं बताता हूँ आपको लिखना है उसको, मुझे बताना, आपको लिखते जाना है उसको, ताकि आप मेरे साथ कपअप कर पाए। नेक्स्ट देखते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल। ये आपके कोर्स में भी नहीं है, लेकिन 10th में है, तभी मैं थोड़ा बहुत इसका आइडिया दे देता हूँ। हम इससे नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पे जो दिया है अब इसको जरूरत नहीं है, अपने से पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। एटॉमिक स्ट्रक्चर्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये मतलब होता है जो एक एटम होता है, ठीक है, एटम होता है, उससे कुछ सब पार्टिकल्स होते हैं। हमें पढ़ा होगा क्लास 6 में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, उससे कोई साइन नहीं होता। तो जो एटम होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर मतलब ये हो गया हमारा न्यूक्लियस। अच्छा डायग्राम बनाना नहीं आता तो आपको बता दे रहा हूँ मैं, ये समझ लीजिए। ये एक न्यूक्लियस आपका, ये इसका आउटर शेल मतलब ऑर्बिट, ये ऑर्बिट समझ लीजिए आप इसको, ठीक है। सॉरी, चेंज हो गया, इसको आप ऑर्बिट समझ लीजिए एक, ठीक है। और ठीक है, तो रुकिए, अच्छे बना नहीं, मैं अच्छे आपको बना के दिखा रहा हूँ। बेकार बन गया पूरा, पूरा बेकार बन गया। हाँ, मैं इससे समझा देता हूँ आपको, ये इस वाले से इसे समझा देता हूँ, ये वाले समझा देता हूँ आपको, इसी समझा देता हूँ, ठीक है। इसको समझा देता हूँ, इसी समझा देता हूँ। समझ लीजिए, ये आपका न्यूक्लियस है, ये आपका एक न्यूक्लियस है, सेंटर है न्यूक्लियस। आपको अगर बायोलॉजी पढ़े होगा तो पता होगा, न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये आपके बाहर के एक दो शेल्स है, ठीक है, शेल्स हैं, उसके बाहर में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये आपके शेल्स हो गए, ये शेल्स हो गए, ये इलेक्ट्रॉन है जिसका नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज, और बीच का जो ये न्यूक्लियस है, तो आपका न्यूक्लियस जो है, ये पहले ये ऑर्बिट्स हो गए, ये न्यूक्लियस जो है, ठीक है, ठीक है। अभी हम न्यूक्लियस समझ लेते हैं हम इसको। कि हम उसका न्यूक्लियस समझ लेते हैं।
ये हम इसको न्यूक्लियस समझ लेते हैं। न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स इवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। फिर ये आपका जो न्यूक्लियस है या न्यूक्लियस है, इसमें आपका रहता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है। ये आपके लिए है बस एटॉमिक स्ट्रक्चर का बस इतना याद रखना है। एक न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है, प्रोटॉन रहता है सेंटर में और न्यूट्रॉन रहता है। ये जो है हम उसको लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर है। मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको इसके बारे में, ठीक है। और आपको ये बस एक चीज याद रखना है, मतलब एक चीज याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का अराउंड इसीलिए मूव कर रहा है, क्योंकि क्योंकि बात कुछ इस प्रकार है। हेलो, आवाज आ रही मेरी? आ रही है ना? हाँ, देखिए तो क्या होता है, इसलिए मूव करता है यहाँ पे क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे प्रोटॉन है, ये हमारा प्रोटॉन है, और यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन। तो इसके जो चार्जेस होते हैं वो इसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं। लेकिन अट्रैक्ट नहीं होने के कारण, अट्रैक्ट ना होने के कारण, मतलब मेरा मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन ये इसके पास पहुंच नहीं पा रहा है। अगर ये इसके अंदर ऐसे चला जाएगा डायरेक्टली तो क्रैश हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर क्रैश हो जाएगा तो एटम तो बिगड़ जाएगा, हम इसलिए क्या करता है, वो ऐसे ऐसे मूव करता है। तो इसीलिए वो न्यूक्लियस के सर्कुलर वे में मूव करता है, ये रीजन है इसके पीछे। मैं थोड़ा सा बता दिया, थोड़ा ऊपर के लेवल में जाके थोड़ा पता होना चाहिए था। पीरियोडिक टेबल का हम समझ सकते हैं, टेबल इन विच ऑल एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक मासेस एंड देयर एटॉमिक नंबर्स आर रिटन। बस ये है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एंड केमिकल बॉन्डिंग। ये भी आपका थर्ड चैप्टर में है, ये पूरा का थर्ड चैप्टर में है। ये पूरा इसमें दे दिया, पता नहीं क्यों बनवा दिया, लगता है गलती से दे दिया है। ये आपको अभी पढ़ना नहीं है, अभी आपको नहीं पढ़ना है, इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा आपको अभी। हमको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स पढ़ा देते हैं, ये भी आपको नहीं पढ़ाता हूँ अभी मैं, ये आपको अभी तो नहीं है, हम इसको बाद में पढ़ेंगे। ये कोई ज़रूरत नहीं है आपको लिखने का, ये आपके कभी उसमें नहीं है, अभी चैप्टर में नहीं आ रहा है। ये बॉन्ड भी नहीं आ रहा है आपका, सॉरी मैंने गलती से दे दिया है, ये बॉन्ड्स भी नहीं आ रहा है। मैं बस थोड़ा हम करके समझा देता हूँ, लेकिन अगर दे ही दिया है तो आयोनिक बॉन्ड्स मतलब कि जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, जहाँ पे एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है दूसरे को, जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, मोस्टली उनका जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, उनका जो इलेक्ट्रॉन शेयर होता है वो दोनों उसमें शेयर होता है, मतलब कि नॉन मेटल में। अब यहाँ पे सिंपल याद रखना है, इसमें हमको याद रखना है मेटल प्लस नॉन मेटल, और इसमें हमको याद रखना है नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, ठीक है। मेटल प्लस नॉन मेटल सिंपल है। क्या होता है इसमें, दोबारा समझा देता हूँ। आयोनिक बॉन्ड जिसमें मेटल और नॉन मेटल एक साथ कंबाइन करते हैं, जिसमें से इनका एक एटम ट्रांसफर हो जाता है, मतलब एक एटम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है दूसरे को पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयंस के लिए बनाने के लिए। दोबारा समझा देता हूँ, आयोनिक बॉन्ड बिटवीन अ मेटल, आयोनिक बॉन्ड का मतलब होता है आपका जो मेटल और नॉन मेटल होता है, जब वो एक साथ बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें एक एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है ताकि वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आयन बना सके। आप थोड़ा लिख लो इसको, थोड़ा आप लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, थोड़ा बड़ा कुछ नहीं होगा आपको, आप थोड़ा अभी बड़े क्लास में हो, थोड़ा पढ़ लोगे बड़ा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा देख लीजिए इसको, थोड़ा पढ़ लीजिए, ये हाईलाइट कर लीजिए थोड़ा। अभी आपको अगर एस्ट्रो वगैरह पढ़ेंगे तो मिल जाएगा इसको।
कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, तो दोनों नॉन मेटल्स रहते हैं। और इससे क्या होता है, एक स्टेबल स्टेबल मॉलिक्यूल बनता है इक्विवेलेंट बॉन्ड से। लेकिन आज इसका जो रहता है उतना स्टेबल नहीं रहता। ये कर लीजिए, ये आप इसको ज़रूरत नहीं है, ये इसको करने का, ये आपके लिए इतना काफ़ी है, ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है। तभी आपको मैं एक बता देता हूँ। आपको बस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं वो जो टिपिकली इससे ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। मतलब कि ये जो है हमारा जो आईबी है, आयोनिक बॉन्ड, आईबी, वो वो हमारे सीबी से ज़्यादा बड़े हैं, पावरफुल हैं, और सीबी से बॉन्ड्स में कमज़ोर हैं। इसका मतलब आयोनिक बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ठीक है, समझ गए? ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा लिख लीजिए इसको। आयोनिक बॉन्ड्स आर टिपिकली स्ट्रॉन्गर देन कोवलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट देखते क्या है, मॉलिक्यूलर शेप एंड पोलैरिटी। पोलैरिटी ये सब आपका भी कोर्स में है नहीं, ये 10th का है, जरूरत नहीं है इसको करने, कोई ज़रूरत ही नहीं है, जरूरत नहीं कोई इसको करने का। नेक्स्ट टॉपिक भी जाते हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये भी आपका 10th का ही है, लेकिन तभी थोड़ा बहुत इसमें दिया है, हम तभी पढ़ लेते हैं। तो हम बस यहाँ तक का पढ़ेंगे, ये 3rd वाले तक का। उसको छोटा कर लीजिएगा टेबल को, अब बनाना है आपको इसको, तो छोटा कर लीजिएगा, हमको यहीं तक पढ़ेंगे इसको। ठीक है, पहले है रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स हम पहले पढ़ेंगे, ये दोनों को पहले पढ़ेंगे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स को। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के बीच में आपको डिफरेंस समझना जरूरी है। रिएक्टेंट्स मतलब आपका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है केमिकल इक्वेशन, उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। अब जब वो रिएक्ट करते हैं उसके बाद जब अंत हम प्रोडक्ट बोलते हैं। और केमिकल इक्वेशन, ये पूरे प्रोसेस है, उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसके मैं एग्जांपल देता हूँ मैं। जैसे एक एग्जांपल हो गया आपका HCl पर, और अनेक अगर मैं वो करूँ, रिएक्ट कराऊँ, तो ये साइड जो हो गया, ये वाला जो साइड हो गया, ये हमारा हो गया रिएक्टेंट, और ये जो हो गया प्रोडक्ट। ये जो पूरा हो गया, ये हो गया हमारा केमिकल इक्वेशन। अब बस इतना पता होना चाहिए, क्लास 9 इतना आपके लिए काफ़ी है। ये आपको 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे, अब काम आएगा, काम आएगा। थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं, अब समझ रहे होंगे आप। देखो आपने लिख लिया है, रिएक्टेंट्स देख लेते हैं। रिएक्टेंट स्टार्टिंग मटेरियल इन केमिकल रिएक्शन बताया मैंने। प्रोडक्ट्स न्यू सब्सटेंस फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन। केमिकल इक्वेशन ए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन। वही जो पूरा रिएक्शन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वही है। नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, कोई काम का नहीं है आपका, जरूरत नहीं है, 10वीं का है। 10th है, जब हम 10th का बैच चालू करेंगे तब बताएंगे इसको। आई होप हो गया। यस यस, क्या हो गया है। चलिए हाँ, हमारा क्लास खत्म हो गया, आई गेस हो गया पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट। एक बार हम लोग देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा।
तो ये मैं देखता हूँ, अगर मेरे को अभी मिल जाता है पेज मैं को अच्छे से समझा सकती हूँ, मिल नहीं रहा है। मिल जाओ, चलिए शुरुआत से देख लेते हैं। क्या पढ़ा हमने? पहले पढ़ा इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, फिर पढ़ा टाइप मैटर इन इट्स प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लिया, व्हाट इज मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मेजरिंग प्रॉपर्टीज, ये सब पढ़ा। उसके बाद पढ़ा हमने पढ़ा फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। उसके बाद हमने पढ़ा एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो आपका था नहीं कोर्स में, उसमें समझा दिया आपको। ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका शेल, ये इलेक्ट्रॉन, ये तो नहीं था कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद हाँ आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड, ये सॉरी ये नहीं था वैलेंस, ठीक है। ये हो गया आपका आयोनिक बॉन्ड्स, ये हो गया आपका आयोनिक बॉन्ड्स एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स, समझा दिया था। आयोनिक बॉन्ड जो जब नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब बॉन्ड होता है, उसमें एक एटम कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर देता है ताकि वो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आयन बना सके। कोवेलेंट बॉन्ड involving sharing of electron between atoms, typically between non-metals, this related in formation of stable molecules। मैं पढ़ा था ये, पढ़ा था ये पढ़ा था, ये हम पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा आयोनिक कोवेलेंट बॉन्ड में डिफरेंस, हमने इसको नहीं पढ़ा था, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, वो काम का नहीं है, ये इसको काम का नहीं था, कोई काम का नहीं था, ये नहीं था, ये डिलीटेड है, बट डिलीटेड नहीं, आपके कोर्स के लिए नहीं है, आउट ऑफ कोर्स है ये। प्रोडक्ट्स पढ़ा, ये नहीं था आपका बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, तो भी समझाया देता हूँ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन होता क्या है। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट्स और जो रिएक्टेंट्स हैं उनके दोनों साइड्स के इलेक्ट्रॉन मतलब का जो उनका जो पावर हो सेम होना चाहिए, उसी को बोलते हैं बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बस यही है केमिकल इक्वेशन, आपका थोड़ा इतना काफ़ी है आपके लिए, इतना आपके लिए काफ़ी है जानना कि जो दोनों साइड्स के जो एटम्स हैं वो इक्वल नंबर्स होना चाहिए, तो वो बैलेंस होगा, अगर नहीं होगा तो बैलेंस करना पड़ेगा। करना हमारे कोर्स में नहीं जानना था, वो हमने जान लिया, ठीक है। आई होप यू वुड लाइक, यू हैव लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर। और एम है हमारा 10 लाइक्स का और 100+ व्यूज पे हम नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, हैव अ डे।